प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाराणा सांगा के विषय में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल का तृतीय पुत्र संग्राम सिंह महाराणा सांगा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। महाराणा कुंभा के बाद राणा रायमल ने 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया और उसके पश्चात महाराणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। सांगा की अनेक प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, उसका अनुभव कर लिया। उसका राज्य चारों ओर से शस्त्रों से घिरा हुआ है। दिल्ली पर इस समय सिकंदर लोदी 1498-1517 ईस्वी का शासन था। यद्यपि उसका अधिकांश समय विद्रोही अफगान सरदारों का दमन करने में ही व्यतीत हुआ, फिर भी उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया था। सांगा के राजारोहण के समय मालवा में नासिरुद्दीन का शासन था, जो मेवाड़ के लिए खतरा बना हुआ था। बाद में मोहम्मद खिलजी द्वितीय मालवा का सुल्तान बना, किंतु कुछ दिनों बाद ही उसके छोटे भाई साहिब खान को पुनः सुल्तान बना दिया गया। चंदेरी के राजपूत मेदिनी राय के सहायता से मोहम्मद खिलजी ने पुनः मालवा की सल्तनत हथिया ली। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। उसके अंतिम वर्ष पुर्तगालियों के वर्चस्व समाप्त करने में व्यतीत हुए। ऊपर विवरण से स्पष्ट है कि दिल्ली, मालवा और गुजरात के अलग अलग मुस्लिम राज्यों से सांगा को विशेष भाव नहीं था, लेकिन उन तीनों के एक हो जाने पर मेवाड़ राज्य को भारी क्षति हो सकती थी। अतः सांगा ने अपने पूर्व के आश्रयदाता करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, सूरिया, बलेड़ा आदि प्रदेश जागीर में देकर उसे उत्तरी पूर्वी सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। इसी प्रकार अपनी दक्षिणी और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए सिरोही और बागड़ के शासकों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। सांगा के राज्यारोहण के समय राजस्थान की स्थिति भी कुछ विशेष अच्छी नहीं थी। इस समय मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवाहा और हाड़ौती के हाड़ा चौहान अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लगे हुए थे। राजस्थान के राजपूत शासकों के विस्तारवादी नीति का शिकार मेवाड़ को भी बनना पड़ा। सिंहासन ग्रहण करने के बाद सांगा ने मेवाड़ में व्यापार व्यवस्था को ठीक किया और सबसे पहले अजमेर और चाकसू पर विजय प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद ईड राज्य में हस्तक्षेप करने का भी उसे अवसर प्राप्त हो गया। उसने ईडर के राजा भान की मृत्यु के बाद अपने समर्थक को गद्दी पर बिठाया। रायमल ने सांगा की शरण ली, सहायता की प्रार्थना की। सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया, भारबल को प्राप्त करके रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया। मालवा की समस्या के अंतर्गत सुल्तान महमूद खिलजी ने मेदिनी राय की सहायता से अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। कुछ ही दिनों में मालवा की शासन व्यवस्था में मेदिनी राय का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया तथा मेदिनी राय ने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि महमूद खिलजी द्वितीय केवल नाम मात्र का सुल्तान रह गया। इससे मुस्लिम सरदारों में असंतोष व्याप्त हो गया। वे मालवा छोड़कर भागने लगे। स्वयं सुल्तान भी भागकर गुजरात चला गया, जहाँ मुजफ्फर शाह ने उसका हार्दिक स्वागत किया। महमूद खिलजी को बुलवाने के लिए मेदिनी राय ने संदेश भिजवाए, लेकिन वह डर के कारण नहीं आया। जनवरी 1518 में गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने मेदिनी राय के विरुद्ध कूच किया। मेदिनी राय ने मांडू दुर्ग की रक्षा का भार अपने पुत्र नत्थू को सौंपकर सांगा से सहायता प्राप्त करने मेवाड़ चला गया। मुस्लिम सेनाओं ने मांडू के दुर्ग को घेर लिया। इस अवसर पर मुजफ्फर शाह को नत्थू ने कहलवाया कि वह एक माह बाद दुर्ग से सौंप देगा, लेकिन मुजफ्फर शाह को मेदिनी राय के मेवाड़ जाने की जानकारी मिल चुकी थी। तब उसने जबरदस्त आक्रमण करके मांडू के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच अब संघर्ष होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। वैसे भी उसके पूर्वज कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में संघर्ष हुआ। उन दोनों में संघर्ष के कारण निम्नलिखित थे। सांगा एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह मेवाड़ की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य को देखने की इच्छा नहीं रखता था। दोनों की महत्वाकांक्षाएं विस्तारवादी नीति संघर्ष का प्रमुख कारण थी। दोनों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक भी था। मालवा के मुस्लिम सुल्तान कट्टर थे, जबकि सांगा अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक समझता था। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय बीच संघर्ष का एक अन्य कारण मालवा के उत्तराधिकार की समस्या से होने वाला संघर्ष भी था। मेदिनी राय की सहायता प्राप्त करने मेवाड़ जाने पर गुजरात की मुस्लिम सेना ने मांडू
के दुर्ग और भीषण आक्रमण कर मेदिनी राय के पुत्र परिवार के एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया था। अतः सांगा ने महमूद को उसके जघन्य अपराध का दंड देने का निश्चय कर लिया। राणा सांगा ने मेदिनी राय के अनुरोध को स्वीकार कर मालवा पर सैनिक अभियान करना स्वीकार कर लिया और उसने वहाँ की वस्तुस्थिति जानकारी करने के लिए गुप्तचर भेजे। मार्ग में उसे सूचना मिल गई कि मांडू का पतन हो गया है, अतः उसने मांडू जाने का विचार स्थगित कर उत्तरी मालवा के कुछ क्षेत्रों को अधिकृत किया। वह उज्जैन से ही वापस लौट गया। लेकिन इस तथ्य को कई इतिहासकार सही नहीं मानते, लेकिन सांगा को मालवा और गुजरात सिंह सेना से डटकर युद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं थी। बाद में गागरोन का युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत सांगा मेदिनी राय की सहायता के लिए सैन्य रवाना हुआ। महमूद खिलजी द्वितीय गागरोन का घेरा डाले हुए था। जब सांगा की आगे घोषणा मिली तो वह घेरा उठाकर सांगा से निपटने चल पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई और महमूद बुरी तरह से घायल होकर अपने घोड़े से गिर पड़ा। महमूद को बंदी बना लिया गया। लड़ाई में फतह पाने के बाद में निजामुद्दीन लिखता है कि दुश्मन को गिरफ्तार करके पीछे उसका राज्य दे देना आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन सांगा ने उसे उसके घाव ठीक करवा कर उसका राज्य प्रदान कर दिया। इससे सांगा की उदारता और वीरता की पुष्टि होती है। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के आदेशानुसार निजाम मुल्क ने भारमल को ईडर का राज्य दिलवा दिया, तो सांगा ने पुनः ईडर पर आक्रमण किया और भारमल से रायमल को पुनः सत्ता दिलवाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि उसमें सांगा को पहले तो सफलता नहीं मिली, लेकिन दोबारा उसने आक्रमण करने का निश्चय किया और तब ईडर की गद्दी पर सांगा रायमल को बिठाने के लिए विशाल सेना लेकर पहुंचा और अंततः सांगा ने ईडर पर विजय प्राप्त करके राज्य पुनः रायमल को सौंप दिया। राणा सांगा द्वारा ईडर पर अधिकार करने पर गुजरात के सुल्तान ने मुजफ्फर शाह द्वितीय ने नाराज होकर सांगा पर पुनः आक्रमण किया। गुजराती सेना मोडेसा पहुंची, जहां रावल गज्जा गुजराती सेना से लड़ता हुआ मारा गया। डूंगरपुर में भयंकर लूटमार करते हुए सेना आगे बढ़ी। सांगा को गुजरात सैनिक अभियान की सूचना मिलते ही पूरी तैयारी के साथ मंदसौर की तरफ रवाना हुआ और वहां मंदसौर का मलिक अय्याज ने घेरा डाल दिया। सांगा ने कूटनीतिक आश्रय लेते हुए मालवा के सुल्तान को गुजरात से परे कर दिया। चूँकि सांगा ने महमूद खिलजी को तौर से सत्सम्मान मुक्त किया था, अतः उसके पुत्र को सांगा ने जमानत के तौर पर रखवा दिया था। उसका डर दिखाकर उसने महमूद खिलजी को वापस भिजवाया। पराजय की संभावना देखकर मलिक अय्याज भी वापस लौट गया। मुस्लिम इतिहासकारों का कथन है कि राणा ने अपने पुत्र के साथ बहुमूल्य उपहार भिजवाकर गुजरात सेना को वापस लौटा दिया, किंतु यह सत्य नहीं है। मलिक अय्याज ने युद्ध में पराजित होने की संभावना से राणा के साथ संधि कर ली और सुल्तान को भी लौटने के लिए वो छोड़ना पड़ा। यह गोपीनाथ शर्मा का मत है। इस प्रकार सुल्तान राणा सांगा का गुजरात के सुल्तान और मालवा के सुल्तान के साथ मिश्रित संबंध रहा। मालवा को उसने मित्र बना लिया, लेकिन गुजरात के साथ संघर्ष बना रहा। दिल्ली सल्तनत के साथ सांगा के संबंधों के अंतर्गत माना जाता है कि राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के ससन्य मेवाड़ पर चढ़ाई करने पर बूंदी के निकट खातौली स्थान पर इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से पराजय किया। एक लोदी राजकुमार को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में सांगा भी बुरी तरह जख्मी हुआ। उसका बाजू कट गया और एक तीर का आघात लगने से वह लंगड़ा हो गया। खातौली के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने विजय अभियान जारी रखते हुए कोडा भीम के निकट अपना पड़ाव डाला। 1519 से 1526 ईस्वी काल राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। 1519 में सांगा ने गागरोन के युद्ध में विजयी होकर सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाया था। तत्पश्चात 1526 तक वो अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। कर्नल टॉड लिखता है कि 7 श्रेणी के राजा 9 राव 104 सरदार उसकी सेवा में सदैव उपस्थित रहते थे। अब 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित होने के बाद बाबर से राणा सांगा का संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। इसके प्रमुख कारण ये थे, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में
युद्ध का कारण राणा सांगा द्वारा संधि करना और विश्वासघात करना बताया है, जबकि यह समझौता या संधि भंग करने का आरोप निराधार है। इस संबंध में भारतीय इतिहासकार बाबर के कथन से सहमति नहीं रखते। राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का एक कारण महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष था। बाबर द्वारा पानीपत का जीतने के पहले सांगा का विचार था कि वह पहले के शासकों की भांति दिल्ली की सल्तनत को लूट कर वहाँ से धन बटोर कर वापस चला जाएगा, पर बाबर जब वहाँ रह गया तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती थी। पानीपत के युद्ध के बाद सांगा की गतिविधियों ने बाबर को राणा सांगा से लड़ने के लिए विवश कर दिया था। राणा सांगा और बाबर के बीच विमर्श करने के कारण सांगा द्वारा बाबर के अफगान शत्रुओं को आश्रय सहयोग देना भी था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में पहुंच चुका था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोनों के बीच संघर्ष का कारण दोनों की धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा भी थी। ये एक प्रकार से हिंदू धर्म और संस्कृति और इस्लामी जिहाद का एक संघर्ष बन गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में हुआ। इसमें आरंभ में राणा सांगा की सेनाओं ने भरपूर बढ़त बनाई, लेकिन बाबर की तोपखाना टुकड़ी और तुलुगमा पद्धति के कारण राणा सांगा की सेना अंततः पराजित हुई। इसके प्रमुख कारण राजपूत सेनाओं में मुगलों से अधिक होते हुए भी एक नेता का संगठित नहीं थी। सामंती सेना के कारण स्वामी भक्ति राणा की अपेक्षा अपने सामंतों और राजाओं के प्रति सैनिकों की अधिक थी। राणा सांगा को बाबर की सैन्य व्यवस्था, रण कौशल एवं तुलुगमा पद्धति की विशेष जानकारी नहीं थी। राणा सांगा की पराजय का एक मुख्य कारण मुगलों के अश्वारोही सैनिक दस्ते और चातुर्यपूर्ण रण कौशल भी था। राणा सांगा की पराजय के महत्वपूर्ण कारण बाबर का तोपखाना भी था। राणा सांगा को अपने आप को युद्ध में झोंक देना उसकी पराजय का कारण बन गया। बाबर एक निश्चित स्थान पर रहकर युद्ध का संचालन करता था, जबकि सांगा बिना सोचे समझे स्वयं युद्ध में उतर आया। बयाना पर विजय प्राप्त करने के बाद राणा सांगा ने सीधा सीकरी को न जाकर भूल भुलैया वाला मार्ग पकड़ा, जिससे बाबर को तैयारी करने का अवसर मिल गया। युद्ध के प्रारंभ होने तक सांगा को यही गलतफहमी रही कि वह शीघ्र ही विशाल सेना की सहायता से शत्रुओं को पराजित कर देगा, इसलिए अपने बचाव की कोई उसने सावधानी नहीं दिखाई। कर्नल टॉड, हरविलास शारदा, श्यामदास आदि इतिहासकारों की मान्यता है कि युद्ध के अंतिम दौर में सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा द्वारा राणा सांगा से विश्वासघात करने से भी बाबर की विजय हुई। खानवा के युद्ध के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इससे भारत में मुगल सत्ता निष्कंटक हो गई और राजपूतों के एकता का जो संघ था वो समाप्त हो गया और राणा सांगा ने पुनः उसको संगठित करके पुनः युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन कहा जाता है कि सरदारों ने उसे विष दे दिया मेवाड़ की दुर्गति होने से बचाने के लिए, और 30 जनवरी 1528 उसका देहावसान हो गया। राणा सांगा का राजस्थान के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। जिस समय वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय सैन्य दृष्टि से मेवाड़ की प्रतिष्ठा निम्न तक बिंदु पर पहुंच गई थी, लेकिन उसने अपने शासनकाल में मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तान को भी पराजित किया। राणा सांगा उच्च कोटि का सेनानायक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिक एवं कूटनीतिज्ञ भी था। निस्संदेह राणा मानवीय गुणों से युक्त एक महामानव था, किंतु उसमें कुछ कमजोरियां भी थी। विदेशी शत्रु की चाल के अनुरूप अपनी युद्ध शैली में परिवर्तन करने की उसमें सूझबूझ नहीं थी। उसने अनेक गंभीर राजनीतिक भूलें की, तथापि इससे इतिहास में सांगा का महत्व कम नहीं हो जाता। कुछ विद्वानों ने सांगा को हिंदूपति भी कहा है। इस प्रकार मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।